मोतिया अंसारी आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर, हम अपने चैप्टर 3 पर आ चुके हैं और हम जान रहे हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में। और जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे यूरोप में इंडियन कमोडिटीज़ या फिर ईस्टर्न कमोडिटीज़ की मांग बढ़ती है और कैसे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में और ऑटोमन टर्क का कब्जा ट्रेड रूट पर और स्पेसिफिकली रेड सी रूट पर बढ़ता जाता है और यूरोपियंस निकल पड़ते हैं एक नए समंदरी रास्ते की तलाश में जो उन्हें ईस्ट से स्पेसिफिकली इंडिया से जोड़ दे। और तभी हम देखते हैं 1498 में अराइवल होता है वास्को डगामा का इंडिया पर। और वो कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं ज़ैमोरीन की कैलिकट में। और कैसे फर्स्ट यूरोपियन नेशन जो कि होता है पुर्तगाल, पोर्चुगीज आते हैं, अपने ट्रेडिंग रिलेशंस बनाते हैं और कैसे ये रिलेशंस और अरब, पोर्चुगीज और अरब के दरमियान रिलेशंस स्लोली स्लोली डिक्रीज होते हैं। बट आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और ये होगा हमारे चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे पोर्चुगीज़ ने कैसे मोनोपोली और हेजिमनी कायम की और कैसे स्लोली स्लोली वो ट्रेड से पॉलिटिकल डोमिनेशन के ख्वाब देखने लगे। But before starting that, I felt it is more important to just show you and give you a little definition and explanation उस रास्ते के बारे में जो फाइनली वास्को डी गामा ने 1498 में खोजा था और आखिर कहाँ से यूरोपियंस इंडिया से डायरेक्ट सी कांटेक्ट में आए। सो लेट्स सी द मैप फर्स्ट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन अ बिट बेटर। Okay, so we are looking at Vasco da Gama's first voyage to India जो 1497 में शुरू हुआ, बट वो इंडिया में लैंड होते हैं 1498 में। So let's have a look here. This is our India, okay, and this is Portugal, specifically Lisbon, जहाँ से वास्को डी गामा का सफ़र शुरू हुआ था। ये है यूरोप, okay. दिस इज अरेबिया एंड दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पहले जो रास्ता था या जो रेड सी रूट कहा जाता है वो कौन सा था? तो यहाँ से यूरोपियंस मेडिटेरियन सी से होकर दिस वाज द रूट जहाँ से वो आया करते थे इंडिया में। लेकिन जब ऑटोमन टर्क्स का यहाँ पर कब्जा हो गया और अरब्स यहाँ पर अपनी मोनोपोली कायम कर चुके थे और वो यहाँ से टैक्स लेते थे जस्ट टू क्रॉस दैट, सो यूरोपियंस ने सोचा उन्हें एक नए रास्ते की ज़रूरत है। जो रास्ता ढूंढा गया वो था ये लिस्बन से निकलकर केप वर्दे से होकर यहाँ पर वो आए केप ऑफ गुड होप पर और केप ऑफ गुड होप से दे वेंट अपवर्ड्स एंड फाइनली दे रीच्ड कैलिकट, कोर्ट ऑफ ज़ैमोरीन। This was the route that Vasco da Gama took and finally landed in Calicut in 1498. Okay, I hope that would be beneficial to understand things now much better. So Vasco da Gama India आ चुके हैं and he stayed in India for 3 months. लेकिन जब वो पोर्चुगल वापस जाते हैं सो ऑफकोर्स वो अपने साथ लेकर जाते हैं एक रिच कार्गो। किस चीज़ का? ऑफकोर्स इंडियन ईस्टर्न कमोडिटीज़ का। और वो ये मर्चेंडीज जो होते हैं वो यूरोपियन मार्केट में बेचते हैं। अब हमें समझना होगा कि इन्होंने कोई अरबियन टैक्स पे नहीं किया है, उन्होंने रेड सी का रूट नहीं लिया था। सो नाउ ही हैव अ ह्यूज प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो डायरेक्ट एक्सेस उन्हें मिल गया है बिना किसी मिडल मैन के, इसकी वजह से जो पेपर ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यूरोपियन समझ गए थे।
क्योंकि पहले उन्हें ये खरीदना पड़ता था मुस्लिम मिडल मैन के जरिए, जो इंडिया से ईस्टर्न कमोडिटीज ले जाकर यूरोप में बेचते थे। बट अब यूरोपियंस डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पर। Now, not surprisingly, other profit-seeking merchants of European nations were tempted to come to India and trade directly. Of course, जब वास्को डी गामा वापस यूरोप जाते हैं और यूरोपियन मार्केट में चीज़ें बेचते हैं और इतना ह्यूज प्रॉफिट उन्हें मिलता है, तो जो अदर यूरोपियन नेशन के मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, उनमें भी ये इच्छा होगी कि हम भी डायरेक्ट जा सकते हैं और हमें मिडल मैन जो है मुस्लिम अरब मिडल मैन उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन नेशन का इंडिया में डायरेक्टली आने का सिलसिला। एक वॉयज जो है वो लिया गया था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के ज़रिए, ओके, टू ट्रेड फॉर व्हाट, ऑफ कोर्स स्पाइसेस, क्योंकि इंडियन गुड्स में स्पाइसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड उन्होंने निगोशिएट करके फाइनली एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली कैलिकट में, और ये आए 1500 में, यानी 2 साल बाद अब वास्को डी गामा। लेकिन इनके यहाँ आने के वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट अकर हो गया पोर्चुगीज फैक्ट्री में जो थी कैलिकट में, और लोकल्स ने इस फैक्ट्री को अटैक कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई पोर्चुगीज जो है वो इसमें मारे गए। ऑफ कोर्स इस इंसिडेंट का उन्होंने बदला लिया और रिटेलिएशन में कैब्रल ने बहुत सारे अरब मर्चेंट शिप जो कि एंकर थी उनके हार्बर के आसपास सबको पकड़ लिया, मतलब सीज कर लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ क्रू जो था उन सबको मार दिया। उनका जो कार्गो था, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसे कॉन्फिस्केट कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने उनकी जितनी भी शिप्स थी उन सबको जला दिया। एंड वन स्टेप अहेड ही वेंट अहेड, और उन्होंने बॉम्बार्ड कर दिया कैलिकट को। और वो अपने इस एडवांटेजियस ट्रीटीज करते गए वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ, वो वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ संबंध बनाते गए, और फाइनली कोचीन और कन्नौर में वो बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुए क्योंकि वहाँ के लोकल रूलर्स उनके साथ थे। सो जो कैब्रल की पॉलिसी थी, उन्होंने रिटेलिएट किया ऑन द बिगेस्ट लेवल, बॉम्बार्ड कैलिकट, एंड आफ्टर दैट वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटीज बना ली ताकि उन पर कोई असर ना हो, उनकी ट्रेडिंग एज यूजुअल अच्छे से चलती रहे। सो ही वॉज रियली अ स्ट्रैटेजिक मैन। अब हम देख रहे हैं वास्को डी गामा केम टू इंडिया वंस अगेन, और ये कब होता है? ये होता है 1501 में। वो पहली बार इंडिया आते हैं 1498 में, और 99 में ही वेंट बैक। देन 1501 में वो सेकेंड टाइम आते हैं। और अब क्या होगा? अब जो ज़ैमोरिन है उनके सामने वास्को डी गामा एक अपनी नई विश रखेंगे, एंड ही सेज दैट जो अरब मर्चेंट्स है ना, उन्हें कंप्लीटली इंडिया की ईस्टर्न ट्रेड से एक्सक्लूड कर दिया जाए, उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। और ऑफ कोर्स वो ये क्यों कहेंगे? क्योंकि अरब उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। तो अगर अरब्स यहाँ की ट्रेड से निकल जाएंगे तो डोमिनेशन किसे मिल जाएगा? पोर्चुगीज को। बट ज़ैमोरिन ने इसे डिक्लाइन कर दिया। अब वास्को डी गामा जो कि कंबाइंड थे विथ कमर्शियल ग्रीड एंड वेरोशियस हॉस्टिलिटी, उन्होंने अरब्स के साथ अपना वेंजेंस लिया, और वो उनकी शिप्स को जहाँ पर भी पाते उसे रैक कर देते, मतलब उसे तोड़कर तबाह करके ख़त्म कर देते। और उनका यह एटीट्यूड जो है वो ज़ैमोरिन को अच्छा नहीं लगा, और उनके जो रिलेशंस थे ज़ैमोरिन के साथ वो ख़राब से ख़राब होते गए। नाउ लेट्स सी व्हाट सतीश चंद्र हैज़ टू से अबाउट द पोर्चुगीज इन इंडिया। सो ही सेज दैट कि जो वास्को डी गामा जब 1498 में इंडिया पे आते हैं, ये शुरू करता है एक नए एरा को हमारी इंडियन हिस्ट्री में। स्पेशली अगर हम देखें तो एशिया और यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट भी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान रिलेशंस कितने बढ़ गए।
लेकिन ये एक बात और है कि एशिया और जो यूरोप है वो हमेशा से कमर्शियल रिलेशंस में रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट सी कनेक्शन है ना, ये एक नया एरा शुरू करता है और ये एक ओल्ड ड्रीम पूरा करता है यूरोपियन के। क्योंकि हमें हेरोडोटस, जो कि हिस्ट्री के फादर कहलाए जाते हैं, उनके रिकॉर्ड में मिलता है कि जो फिनोशियंस थे वो अफ्रीका तक आए थे इस चाह में कि वो फाइनली इंडिया तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया था। और ये बात है 6th सेंचुरी BC की। बट लेकिन अब कनेक्शन बन चुका था, डायरेक्ट कनेक्शन, और ये ट्रेड जो है एक्सट्रीमली हाई लेवल तक चला गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई मिडल मैन नहीं था। और ये हमेशा से पोर्चुगीज के एक बहुत बड़ा एम रहा। अब पोर्चुगीज जो है ये न्यू सी रोड के जरिए मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा ब्लो दे रहे थे, मतलब मुस्लिम्स को इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि नाउ देर इज नो वन टू यूज रेड सी, और उन्हें टैक्स थे और वो मिडल मैन बने और उन्हें प्रॉफिट के अलावा और ऊपर से चीज़ें मिले। जो अरब्स थे, जो टर्क्स थे, वो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल एनिमीज थे क्रिश्चियनिटी के, जो कि पोर्चुगीज क्रिश्चियन थे, और they were posing a new threat to Europe by virtue of the growing military and naval power of the Turks. Of course, यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे ऑटोमन टर्क्स, जो कि अपनी मिलिट्री और अपनी नेवल पावर्स को बढ़ा रहे थे। और एक डायरेक्ट सी लिंक जो इंडिया से बन गया, उनकी इस वर्चुअल मोनोपोली में जो अरब और टर्क्स पर वो कायम कर रहे थे ईस्टर्न गुड्स में, वो और बढ़ गई। और हमेशा ईस्टर्न गुड्स की हम बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा वो रहा स्पाइसेस, और स्पाइसेस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लैक पेपर। वो बल्कि जो पोर्चुगीज थे वो होप करते थे थोड़े एक्सप्लोरेट करने की अफ्रीका को भी। दे वांटेड टू लिंक अप विद द किंगडम ऑफ लेजेंडरी प्रायर द जॉन। अब ये प्रायर जॉन कौन है या प्रेस्टर जॉन कौन है? तो ये एक लेजेंड कैरेक्टर है, सम सेज कि ये मिथिकल कैरेक्टर है जो क्रिश्चियनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट हिस्टोरिकली इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड एग्जिस्टेंस जो है प्रायर जॉन का। एंड बी इन अ पोजिशन टू अटैक मुस्लिम्स फ्रॉम टू साइड्स। अगर वह अफ्रीका में भी अपना कंट्रोल बना लेंगे और एशियन कंट्रीज में उनका कंट्रोल है, स्पेसिफिकली इंडिया के अराउंड, सो वो दो साइड से मुस्लिम्स को अटैक कर पाएंगे। ये पोर्चुगीज का एक प्लान था। Thus, the commercial and religious objective supported and justified each other. हमने शुरू में ही देखा था कि पोर्चुगीज के इंडिया आने का मकसद ऑफ कोर्स बिगनिंग में ट्रेड है, कॉमर्स है, उनका कमर्शियल रिलेशंस है, बट वो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम भी एक पॉइंट था, उनके रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स भी थे। एंड ये कहना है सतीश चंद्र का, जो एक बहुत ही ग्रेट हिस्टोरियंस है। लेट्स मूव अहेड। हमने देखा कि कैसे अरब पर कंटिन्यूसली अटैक करने की वजह से, उनकी शिप्स ख़राब करने की वजह से ज़ैमोरिन के साथ जो है वो पोर्चुगीज़ का रिलेशन बहुत ही ख़राब हो चुका था। अब वास्को डी गामा जो है वो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कायम करते हैं कन्नौर में। ओके, ग्रेजुअली कैलिकट, कन्नौर और कोचिन तीनों बन जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ पोर्चुगीज। अगर ये हमारा साउथ इंडिया का टिप है तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे जो 3 पॉइंट होंगे, दिस इज गोइंग टू बी कैलिकट, कन्नौर एंड कोचिन। ऑफ कोर्स पोर्ट टाउन होंगे, सी शोर के करीब होंगे, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर देम फॉर ट्रेड। लेकिन प्रीटेक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फैक्ट्री, कि हमारी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, हमें और आर्मी की ज़रूरत है, हमें हमारे फोर्ट्स को फोर्टिफाई करना है, उन्हें परमिशन मिलती गई। और ग्रेजुअली उन्होंने अपने इन तीनों सेंटर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया कि कोई उन्हें विन ओवर नहीं कर पाता था। सो दैट वॉज कैब्रल ऑफ पोर्चुगल। बट क्या होता है जब फ्रांसिसो डी अल्मेडा फाइनली इंडिया में आते हैं, और वो होता है 1505। द किंग ऑफ पोर्चुगल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया, ओके, एंड इट वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज टू इंडिया, जो 3 ईयर के टर्म पर आते हैं। ओके, एंड इक्विप्ड
the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interests. जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ही हैज आस्क्ड टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया and to destroy Muslims. Okay, commercial, religious, again, two aims. How he would do that? By seizing Aden, Ormuz एंड मलक्का. ये जो तीन एरियाज थे, ये जो तीन रीजन्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्ड टू द ट्रेड विथ ईस्ट. सो पोर्चुगीज ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि इफ़ दे वांट टू डिफीट द मुस्लिम ट्रेड दे हैव टू सीज और टू हैव कंट्रोल ओवर एडन, ओमिस एंड मलक्का पर. मलक्का जो कि मलेशिया में था एंड एडन एंड ओमिस वर द पार्ट ऑफ द अरब टेरिटरीज. उन्हें यह भी एडवाइस की गई थी कि जो आपके फोर्ट्रेसेस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई करो और नए फोर्ट्रेस बनाओ. कहाँ पे? अंजाडीवा, कोचिन, किन्नौर और किलवा पर. लेकिन अल्मेडा को जो यहाँ पर देखना पड़ा वो काफ़ी अलग था. ही नाउ हैड टू फेस ज़ैमोरिन का अपोजिशन जो कि शुरू हुआ था कैब्रल के समय, क्योंकि उन्होंने अरब्स पर अटैक करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की थी और पॉलिटिकल और ट्रेडिंग की हेजेमनी बनाने की कोशिश की थी. सो नाउ अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ज़ैमोरिन की रात का सामना करना पड़ रहा था, प्लस उन्हें एक थ्रेट था. कहाँ से? तो इजिप्ट से, फ्रॉम द ममलूकी सुल्तान. Encouraged by the merchants of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to the Portuguese interference. अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के अपोज में a lot of people came. First of all ज़ैमोरिन जो कि कैलिकट में थे. देन उन्हें एक थ्रेड आ गया फ्रॉम इजिप्ट, ममलूकी सुल्तान की तरफ से. देन इट वॉज सपोर्टेड बाय विनीशियन मर्चेंट्स, क्योंकि जो वेनिस की जो ट्रेड थी उसमें यूरोपियंस का बहुत इंटरफेरेंस बढ़ रहा था और उनकी ट्रेडिंग वीक हो रही थी. सो नाउ ही हैज़ टू फेस ऑल थ्री डिफरेंट पावर्स. और इसके लिए इजिप्शियंस ने एक फ्लीट रेस की. उन्होंने एक नेवी अपनी स्ट्रांगली बनानी शुरू कर दी रेड सी पे, ताकि जो पोर्चुगीज़ है वो आगे ना आ पाए. और फाइनली 1507 में जो पोर्चुगीज स्क्वाड्रन था वो डिफीट हो गया एक नेवल बैटल में दीयू के आसपास. और उनकी ये जो लड़ाई हुई थी वो अगेंस्ट थी ऑफकोर्स इजिप्शियंस के साथ, और इसमें जो गुजरात की नेटिव आर्मी थी उसने भी उनका साथ दिया था. और इस आर्मी में, इस लड़ाई में अल्मेडा का एक पर्सनल लॉस हुआ था एंड हिज सन वाज किल्ड इन दिस. But of course, Francisco de Almeida is not going to just sit back and cry. Of course, next year उन्होंने इसका बदला लिया. He avenged it by totally crushing both of those navies. और यहाँ से शुरू होता है अल्मेडा का विजन, और वो विजन था टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन. और यहीं से शुरू होती है उनकी द वेरी फेमस ब्लू वाटर पॉलिसी. What he had to say about the blue water policy, और क्या था ये? जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, it's something about the policy that he is going to do in the Indian oceans and how to control it. But क्या था वो? So he used to believe कि आपका जब तक आप पावरफुल है सी में, आपका इंडिया पे होल्ड होगा. And if you don't possess the power in the sea, in the water, then little will avail you a fortress on shore. आपका समंदर किनारे कितने भी फोर्ट्रेस हो, कितने भी फोर्ट्स हो, उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस आपका ओशन में, सी में, यानी आपकी नेवल पावर स्ट्रॉन्ग ना हो और आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड ना हो इन द वाटर्स, तो फोर्ट्रेस कुछ काम के नहीं है. दिस वॉज द बिलीव ऑफ द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, दैट वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा.
Let's move ahead and see the person who is called as the real founder, or rather real person who consolidate the Portuguese power in India. अब वो थे Alfonso de Albuquerque. So he succeeded Almeida as a Portuguese governor in India. So he was the second Portuguese governor in India. He considered as the real founder of Portuguese power in the East, specifically in India. और उन्होंने ये काम जो है before his death he completed it. He secured Portuguese a strategic control of Indian Ocean. उन्होंने Indian Ocean पे अपना strategically control बढ़ा लिया. और उन्होंने ये कैसे किया कि उन्होंने अपने bases बनाए हर एंट्रेंस पर. ओके, ही मेड इट बेसिस ओवरलुकिंग ऑल एंट्रेंसेस टू द सी. सो जो साउथ इंडिया का टिप था दे कवर्ड इट कंप्लीटली, सो दैट जो भी समुद्री रास्ते से इंडिया में आना चाहेगा, जो भी इसका एंट्रेंस होगा, सब उनके ओवरलुकिंग एरिया में ही होगा. साथ ही साथ पोर्चुगीज अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिए थे ईस्ट अफ्रीका में, ऑफ द रेड सी, ऑर्मज में, मलाबार, मलक्का, ये सब जो डिफरेंट रीजन्स थे अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यहाँ पर भी वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि वो जो ट्रेड नेटवर्क में जितने भी पॉइंट्स आते थे वो सभी पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहते थे. और ये बहुत ही उन्हें हेल्प आउट करता है इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रॉन्ग नेवी, जो कि इवन अल्मेडा का भी ओपिनियन था. जो पोर्चुगीज पावर थी अंडर एल्बरकर्की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते गई टाइम टू टाइम. और उसमें बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दैट ही स्टार्टेड वाज द परमिट सिस्टम. ये क्या था? ऑफ कोर्स उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है, तो जो अब अदर शिप्स आएंगी और वो यहाँ से गुजरेंगी, सो उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया और उससे उन्होंने परमिट लेना शुरू कर दिया, यानी अ काइंड ऑफ टैक्सेशन शुरू कर दिया. देन जो बड़े बड़े शिप बिल्डिंग के सेंटर्स थे उस रीजन पर, उस पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया. सो नथिंग, नो न्यू शिप कुड बी बिल्ड विदाउट देम नोइंग और विदाउट देम हैविंग अ कंट्रोल ओवर इट, और नो न्यू पीपल कैन कम टू इंडिया विदाउट उनके परमिट के. सो उन्होंने इतने स्ट्रेटेजिकली इस पर कंट्रोल किया कि नॉट ओनली जो सी में पावर है किसी की बढ़ पाए शिप्स बनाकर, ना ही कोई ट्रेड में मोनोपोली कायम कर पाए विदाउट हैविंग दैट परमिट्स. और उनके फेवर में जो एक चीज काम करी वो थी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर गल्फ और रेड सी के रीजन में. टिम्बर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिप बनाने के लिए, लकड़ी जो कि बहुत एक पर्टिकुलर लकड़ी जो इंपॉर्टेंट है शिप बिल्डिंग के लिए, वो ना तो गल्फ में अवेलेबल थी ना रेड सी में ऑन दैट लेवल और वो क्वालिटी की. सो पोर्चुगीज ने क्या किया कि ये चार्ज उठाई और अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और उन एरियाज पर कंट्रोल किया जहां पे टिम्बर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी. अब उन्होंने 1510 के आसपास सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को अक्वायर कर लिया. गोवा अगेन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि अगेन वो शोर के करीब है. एंड इससे क्या हो गया कि उनका जो प्रिंसिपल पोर्ट बन गया गोवा. ये पोर्ट्स टाउन था हमेशा से ही, और इन्होंने इसे और डेवलप कर लिया. नाउ द सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी. तो अगर हम देखा जाए कि पहली टेरिटरी जो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में आती है इंडिया में, वो कौन सी थी? तो ऑफकोर्स वो गोवा थी. एंड गोवा इज वन ऑफ द वेरी लास्ट ऑल्सो जो इंडिया को आज़ादी के बाद पोर्चुगीज से वापस मिली. और ये यूरोपियन की पहली पावर बन गई, पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद से. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट एंशिएंट इंडिया में मौर्यन एम्पायर के वक्त इंडिया में आए थे, उसके बाद अगर हम देखें कोई टेरिटरी जो यूरोपियंस को जाती है मॉडर्न एज में, तो वो होगी गोवा. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि उनके ही ज़माने में अबॉलिशन ऑफ सती हुआ था. अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ था 1829 में. अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट पास किया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल और इंडिया थे. उन्होंने उनके साथ उसके लिए काम किया था. लेकिन अगर हमें पहला एग्जाम्पल कहीं मिलता है अबॉलिशन ऑफ सती का, सो वो हमें मिलता है पोर्चुगीज के टाइम पर. ओके, लेट्स मूव अहेड.
लेट्स सी what was the condition of Europeans, specifically Portuguese at that time, according to the Gazetteer of India. So जो मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन था वो बढ़ता जा रहा था और ये बहुत ही बिटर हो गया था, एंड ये हो सकता था उनके इस रिजॉल्व की वजह से। एंड फर्दर जो उनके कंट्रीमैन थे वो मुस्लिम कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सटिंक्ट करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे एट ऑल कॉस्ट ईस्ट में। और अल्बुकर्क की इसकी वजह से उनकी पावर स्ट्रेंथन तो हो रही थी ट्रेड में, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर यहाँ से जा रहा था, और दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग गोवा, जो कि पहली टेरिटरी थी उनकी, और उनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा था। इन्होंने एक बहुत ही एक डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव दिया अपने लोगों को वाज दैट कि आपको यहाँ के नेटिव्स के साथ एसिमिलेट होना है, मिलकर रहना है, और ही इनकरेज्ड उनके जो पोर्चुगीज मैन थे टू टेक इंडियन वाइफ्स, दैट मीन्स मैरी नेटिव वुमेन, सो दैट यू बिकम अ वन ऑफ देम, और आप एसिमिलेट हो जाओ सो दैट आपकी पावर और स्ट्रॉन्ग हो सके। इट वॉज अ रियली वाइज डिसीजन टेकन बाय द पावर्स ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। सो इसकी वजह से जो पोर्चुगीज मैन यहाँ पे वॉयज लेकर आए थे वो इंडिया में रुक गए, एंड ऑफ कोर्स ही इनकरेज देम टू टेक द लोकल वाइफ्स। तो इसकी वजह से गोवा और जो प्रोविंस था नॉर्थ का, दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एट द विलेज लैंड लॉ। स्लोली स्लोली वो यहाँ की सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी आने लगे। वो न्यू रोड्स बनाते थे, इरिगेशन वर्क करते थे, नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते थे, सच एज टोबैको और कैशिव नट जो है उनके ज़रिए इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में पोर्चुगीज़ के ज़रिए। प्लांटेशन की बेटर वैरायटीज़ बताने लगे, और कोकोनट के डिफरेंट यूजेज भी शुरू हो गए, और जो लार्ज ग्रूव्स ऑफ कोकोनट थे वो स्टार्ट हो गए बनाने के लिए कॉइल रिगिंग और कॉर्डेज के लिए। ये क्या होता है? तो जो कोकोनट का अपर पार्ट होता है उससे जो एक तरीके का रोप बनाया जाता है, दैट ब्राउन मटेरियल, दैट हेयर ऑफ कोकोनट दैट हैज़ बीन यूज्ड रोप्स बनाने के लिए। अब ये रोप्स कहाँ पर काम आएंगी? ऑफकोर्स इस शिप में काम आएंगी। तो जो स्ट्रॉन्ग रोप्स बनने लगी, और जो सिटीज़ थी सच एज गोवा, या फिर अगर हम कोचिन की बात करें, सो यहाँ पर वो एज अ आर्टिस्ट भी सेटल होने लगे, वो क्राफ्ट्समैन बन गए। अब वो सिर्फ ट्रेडर और मर्चेंट तक ना रुके, वो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स बनने लगे। दे केम इन टू एग्रीकल्चर, देन वो आर्टिजन्स थे, वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, और ऑफकोर्स वो ट्रेडर्स तो थे ही प्राइमरीली। So most of such Portuguese came to look upon their new settlements rather than Portugal as home. So अब यहाँ से चीज़ें बदलती हैं। अब वो ये जो न्यू सेटलमेंट्स थे जो इंडिया में हो रहे थे वो उसे अपना घर मानने लगे, और यहीं से उनके कंप्लीट स्ट्रॉन्ग होल्ड की शुरुआत होती है, क्योंकि अब पोर्चुगीज का इंडिया में एक घर हो चुका था।